ए वाले स्टूडेंट है, बी वाले कहाँ पर है? सबको अलग से इन्वाइट करना पड़ेगा क्या? मैसेज पुट करना पड़ेगा क्या? एक बार मैसेज पुट कर देता हूँ। कितनी बार बोल रखा है 3 दिन तक क्लास नहीं लगेगी, फिर भी नहीं पता। गुड आफ्टरनून लड़की, कितना 14 सुबह पढ़ रहे थे तो देखो बेटा, हमने यहाँ पर एक ग्लास स्लैब देखा है। यस तो नो, हमारे पास एक ग्लास स्लैब था जिसको हमने कुछ नाम दिया था ए बी, आप इसे नाम देते हैं ए और बी, ए बी सी डी। अच्छा, स्लैब मतलब लाइन नहीं है, ध्यान रखना है, स्लैब पूरा पूरा ना, या थिकनेस है बना के ना मैंने, ये स्लैब है बेटा, राइट? ध्यान रखना, ये लाइन नहीं कि सर लाइन खींचना नहीं बनाएंगे, ऐसे स्लैब है यहाँ पर 3D बराबर नहीं बनाएंगे, इसलिए ऐसे बना हुआ है, ये ऐसी स्लैब है बेटा यहाँ पर, ध्यान रखना। ये लाइन नहीं होती है, ये पूरा का पूरा ग्लास का स्लैब रखा हुआ है इस तरीके से, समझ में आ रहा बेटा? और आप जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो ना, तो यहाँ पर करवाओ इसके ऊपर, ठीक है? ग्लास के अंदर फिर बाहर निकलेगी, ठीक है? तो ये पूरा क्या बेटा, एक ग्लास स्लैब है। लेकिन हम इसको 2D में जब बनाते हैं तो सर अच्छा है रेक्टेंगुलर कुछ रखा हुआ है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर नहीं रखा हुआ है, पूरा ग्लास स्लैब है। चलो तो हमारे पास एक ग्लास स्लैब था, रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का सिर्फ नाम है, बाकी तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास में क्या है, 2 पैरेलल सरफेस है, हमारे पास में 2 पैरेलल सरफेस है, हमारे पास में क्या है, 2 पैरेलल सरफेस है, ठीक है? क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे पास क्या है, 2 पैरेलल सरफेस है, राइट? अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक रे डाली था, यहाँ पर एक रे इंसिडेंट करवाई, थोड़ा इधर ले लेते हैं, हमने यहाँ पर एक रे इंसिडेंट करवाई। अच्छा, अगर ये रे होती और यहाँ पर कोई भी मीडियम डिफरेंस नहीं होता, मान लो बेटा यहाँ पर अभी एयर है, ठीक है, यहाँ पर ग्लास है, लेकिन यहाँ पर अगर मीडियम डिफरेंस नहीं होता बेटा तो ये ट्रेवल कैसे करती, एक्चुअल में तो ये ऐसे ट्रेवल करती है, लेकिन वो अलग बात है, ऐसे नहीं जा रही है, लेकिन इसको जाना कैसे चाहिए था, अब किलो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ। यस बेटा? Sir, your voice is lagging. Voice is lagging. नेटवर्क इशू हो सकती है कभी कभी, मतलब नेटवर्क तो आ रहे हैं, अभी आ रहे बेटा वो अच्छे से? यस और नो? सर अभी भी है, सर अभी भी है बेटा, सभी के साथ प्रॉब्लम है, सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही है? हेलो? नो सर, आवाज ठीक ही आ रही है। ठीक आ रही है? अच्छा बेटा, अगर सभी के साथ नहीं आ रही तो जिस स्टूडेंट के साथ आ रही है एक बार लेफ्ट होकर के वापस ज्वाइन कर लो, अगर सभी के साथ आ रही तो मैं लेफ्ट होकर ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है? अब सुनो बेटा, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर तो मीडियम चेंज है, तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बनाया, किधर बेंड होना चाहिए था ये हम देख चुके थे कि जब सर ये रेयर मीडियम है और सर ग्लास तो डेंसर होता है तो सर ये बेंड होगा टुवर्ड नॉर्मल, यहां तक पहुंचे।
अब सेकंड बार, अब हुआ क्या कि इसको वापस क्या करना था बेटा, जाना किधर चाहिए था, इस डायरेक्शन में, लेकिन इधर नहीं जाना, थोड़ा सा किधर बेंड हो गया बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। किधर बना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों अवे फ्रॉम नॉर्मल, कि बेटा वापस से कहां जा रहा है, एयर जा रहा है, लेकिन जितना यहां पर बेंड हुआ था उतना ही बेंड यहां पर हो जाएगा। मीन्स जितना पहले बेटा जा ऐसे रहा था तो इस डायरेक्शन में जाना था, एक बार बेंड ऐसे हुआ ऐसे बेंड हो गया। मीन्स डायरेक्शन तो अभी भी दोनों की सेम है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर कुछ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये शिफ्टिंग यहाँ पर आ गई, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं शिफ्ट को, क्या बोलते हैं बेटा शिफ्ट को, बताया था ना मैंने, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ लेटरल शिफ्ट ना, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, शिफ्ट बोल सकते हो, नाम देगा तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा इसको कुछ नामकरण दिया था हमने, इसको हमने ईओ लिख लेते हैं, ये ओ पॉइंट लिख लेते हैं, ये जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो ए ओ डेस है, यहाँ पर इसको नाम दे दिया बेटा हमने एच ना, इसको मैंने नाम दे दिया पी, जेट चल पास होता वो पी होता, यहाँ पर ओ एल ओ एस लेटरल शिफ्ट, ओ का नाम देना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं बेटा N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लास्ट कर लेते हैं N2। यहाँ तक जो जो अगर आपने नाम नहीं दे रखे बेटा वो नाम कंप्लीट कर लो पहले, है ना। इसका नाम देना चाहते हो दे सकते हैं बेटा, ये जो नॉर्मल है उसका नाम दो N N-1, यहाँ पर दो M N-, अच्छे से एक बार इसका नामकरण संस्कार कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये 10th 7B वाले नंबर है बेटा, 7B वाले अभी से 10th पढ़ने की इच्छा है क्या, या फिर आईडी आ गए तो कहीं भी जो मजा हो। चलो तो ये स्टैंडर्ड क्लास थी। अब हम बात कर रहा हूं, जो पूछ रहा हूं उसका रिप्लाई देना बेटा, राइट, जो पूछने जा रहा हूं उसका रिप्लाई देते रहो। ये जो मेरे पास सरफेस है ये कौन सा रे बेटा, ये कौन सा है, इस एबी सरफेस के लिए रे कैसा है, क्या नाम है इसका, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट, इंसिडेंट, ये जो रे है ना वो इंसिडेंट है, इंसिडेंट। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आई लिख लेते हैं इसको, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये समझ में आता है। अच्छा ये वाला एबी सरफेस के लिए ये वाला रे कौन सा है, ये वाला जो रे है, ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट हो रहा ना तो रिफ्लेक्टेड है। लेकिन यही रे सीडी के लिए क्या है, यही रे सीडी के लिए किसका काम कर रहा है, इंसिडेंट का करेगा कि नहीं, सीडी सरफेस पर यही रे क्या हो रहा है बेटा, इंसिडेंट हो रहा है, यस और नो, यस सीडी सरफेस के लिए यही रे कौन बन गया, इंसिडेंट। तो फिर हमने इसको नया नाम नहीं दिया, इसको क्या नाम रख लिया बेटा, रिफ्लेक्टेड रख लिया, इसका नाम क्या रख लिया, रिफ्लेक्टेड, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर इसको रिफ्लेक्टेड बोले या फिर इसको रिफ्लेक्टेड बोले। हाँ एबी के नाम आता है रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट कौन सा बेटा, एबी के लिए इंसिडेंट ये, और एबी के लिए रिफ्लेक्टेड ये, लेकिन सीडी के लिए ये कौन सा इंसिडेंट है, तो इसका नाम हमने इंसिडेंट नहीं दे करके क्या नाम दे दिया, सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे, इसको नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे। चलो यहां तक कि हम चर्चा कर चुके हैं, इसको मैंने दिया बेटा R1 और यहां पर भी हमने R2 लिख दिया, जबकि होना I2 चाहिए था, I2 भी आप लिख सकते हैं नो डाउट, लेकिन R1 R2 लिख रहा हूं, नाम ही देना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर वाई विल टेक यूर साइंस ऑफ, क्या लिखना चाहिए, विल टेक यूर साइंस ऑफ शोभना मैम, बेटा शोभना मैम का कौन पूछ रहा है, 9th B, शोभना मैम का पीरियड मैं ही लूंगा, लेकिन आज आपका कुछ क्लैश हो तो ध्यान रखना, अभी तो 10th B का क्लास है। ध्रुव 10th B, अगर आपको शोभना मैम का क्लास थी तो शोभना मैम क्लास नहीं लेने वाला हूं, लेकिन अगर आपको कोई क्लैश हो रहा है आज तो वो फिर हम सही कर लेंगे बात करके मैम से, ठीक है। सर प्लीज रिपीट अगेन, ओके रिपीट तो हम कर देंगे, लेकिन 9th B वाले स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, अगर आपका बेटा शोभना मैम का क्लास है तो अभी आप लेफ्ट हो जाओ, बाकी हम टाइम टेबल में करेक्शन करके आपको नया टाइम टेबल बताएंगे। चलो 10th वाले
यहाँ पर ये इंसिडेंट रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड रहे ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक इंसिडेंट होता है और जो दूसरे मीडियम में जाता है वो क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्टेड। अब इस सरफेस के लिए जो इंसिडेंट हो रहा है वो क्या है, इंसिडेंट। लेकिन ये भी सर इंसिडेंट, ये भी सर इंसिडेंट, सर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, दो बार इंसिडेंट, तो फिर हमने इसका नाम क्या रहने दिया, रिफ्लेक्टेड। यहां तक समझ में आता है बेटा, यस और नो? यस सर। अब ये एंगल आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा, बिल्कुल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड फॉर सरफेस AB, इसको नाम दे दिया R1। लेकिन फिर ये वाला क्या होगा, तो बेटा ये वही होगा जो आप जानते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन हमने इसका नया नाम दे दिया R2। सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है, डरो मत, होता तो वही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सरफेस CD। ये क्या बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सरफेस CD। अरे बाबा ये क्या होगा फिर बताओ, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड फॉर सरफेस CD, यस और नो? लेकिन इसका नया नामकरण संस्कार कर दिया, क्योंकि इतने सारे एंगल एक साथ आ रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए फिर हमने इसका नया नाम दिया बेटा E। और इसको हमने वापिस से बेटा ये रिफ्लेक्टेड रहे, लेकिन यहाँ पे तो सर रिफ्लेक्टेड रे यूज कर सकते हैं, तो सर कुछ नया करें। देखो बेटा एक ही नाम दो बार आ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन है, बाकी चीजें वही है, ध्यान से समझना, नाम सिर्फ चेंज किए हैं लेकिन बात वही है। यहाँ पर ये इंसिडेंट रहे सरफेस AB के लिए, ये रिफ्लेक्टेड रहे सरफेस AB के लिए, लेकिन यहीं पर रहे बेटा CD के लिए किसका काम कर रही है, इंसिडेंट। लेकिन इंसिडेंट पहले यूज कर चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं किया, रिफ्लेक्टेड रहने दिया। लेकिन ये रहे बेटा CD के लिए कौन सी रहेगी, ये रहे CD के लिए कौन सी रहे, रिफ्लेक्टेड, लेकिन रिफ्लेक्टेड तो मैं यूज कर चुका हूं, तो इसका नया नाम देखो, क्या नाम दिया, इमरजेंट। क्या नाम दे दिया इसका बेटा, इमरजेंट। क्या सर इमरजेंट रहे कुछ नया टाइप का रहे, नहीं बेटा वही रिफ्लेक्टेड रहे, सिर्फ नया नाम दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। इमर्ज मतलब जो बाहर निकल रहा है, यस और नो? इमर्ज मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, यस और नो? इसको क्या नाम दे दिया बेटा, इमरजेंट रहे। तो ये एंगल बता सकते हो क्या नाम दे इसको, अगर ये इमरजेंट रहे तो इस एंगल का क्या नाम होगा, बोलो? इमरजेंट एंगल। इमरजेंट एंगल। अब बेटा नाम में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि नाम तो मैं क्या करूँ, तो दे दिया हमने जितना देना था। अरे बाबा दो बार नाम आएंगे तो कंफ्यूज होगे कि नहीं, तो सिंपलिसिटी किसमें है कि कुछ नया नाम रख लें। अब नया नाम थोड़ा मिलता जुलता रखना चाहिए कि नहीं, तो बेटा ये इमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है, इसलिए मिलता जुलता नाम क्या रखा, इमरजेंट रहे। ओके, तो हमें पता लगा पूरा ही, एक बार अच्छे से देख लो, कहीं पर डाउट है, कोई भी एंगल में रिलेटेड डाउट है तो बेटा पूछ लो, पूरा ध्यान से देख लो, फिर मैं इसका डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। इसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है वो हम इसको नोट करेंगे बेटा। इसमें 2-3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने हैं। चलो बढ़े आगे, ठीक है। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, तो यार बोर्ड बहुत छोटे हैं, मुझे इसको रफ नहीं करना था, इतने बोर्ड में पढ़ाना पड़ेगा। अब इसको हटा रहा हूं यहाँ पे ना, थोड़ा सा डायग्राम बना लेना बेटा, इसको कल बना रखा होगा आप लोगों ने, लेकिन जो नाम नहीं दिए थे वो यहाँ पर बना लेना। अब थोड़ा सा इसका लिपापोती कर देते हैं, जो लिखा उसको सफाई कर देते हैं। क्या क्या लिखा हमने, तो देखो बेटा ये है ना, तो लाइट रे या फिर इंसिडेंट रे, OA इंसिडेंट है ना, क्या लिखे, इंसिडेंट रे EO इंसिडेंट एट पॉइंट O ऑफ सरफेस AB है ना, इसका हम थ्योरी लिख रहे हैं। जो यहाँ पर किया हमने वो इसको लिखने का ट्राई करेंगे। देखो बेटा इंसिडेंट रे EO इंसिडेंट रे EO, इसका नाम है देखो, यहां से E ये O, EO इंसिडेंट एट I1 एंगल या फिर एंगल I1, एंगल I, और कहां पर हो रही है, एंगल I एट पॉइंट O ऑन सरफेस सर स्क्रीन ब्लर हो गई। ओके बेटा,
देखो वही लिख रहे हैं जो हमने किया है, कुछ नया नहीं लिख रहा हूं। इंसिडेंट रे EO इंसिडेंट या फिर इंसिडेंट एट एंगल I एट पॉइंट O, किस पर? पॉइंट O है ना, यहाँ लिखना ध्यान से बेटा, किस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही? इस पॉइंट पर O, पॉइंट O ऑन सरफेस। कौन सी सरफेस पर हो रही है? AB सरफेस, ऑन सरफेस AB। अब यहां से क्या हुआ बेटा? रिफ्लेक्शन हुआ। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस AB ऑन सरफेस AB, रिफ्लेक्टेड रे EO, रिफ्लेक्टेड रे OO डेज, है ना। देखो बेटा रिफ्लेक्टेड रे कौन, क्या नाम होगा? OO डेज। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? OO डेज। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस AB, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रिफ्लेक्टेड रे? OO डेज। रिफ्लेक्टेड रे OO डेज इंसिडेंट ऑन या फिर इंसिडेंट एट एंगल R2, I2 भी लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप I2 लिखना चाहे तो या फिर R2 लिख लो ना। इंसिडेंट एट एंगल I2 एट पॉइंट O डेज ऑन सरफेस CD। ये समझ में भी आ रहा है कि नहीं बेटा? क्या लिख रहे हैं हम? पूरा समझ में आ रहा है तुझे? जो हमने किया वही आपको नोट करना है। यस सुनो बेटा, एक बार कमेंट करते रहो, नहीं तो मुझे लगा मैं अगला पढ़ रहा हूं। अरे इंसिडेंट रे EO, इंसिडेंट एट एंगल I एट पॉइंट ऑफ O ऑन सरफेस AB, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस AB, रिफ्लेक्टेड कौन सी वाली? रिफ्लेक्टेड रे OO डेज इंसिडेंट एट एंगल R2 एट पॉइंट O डेज ऑन सरफेस CD। अब क्या हुआ? तो अब हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस CD, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस CD, इमर्जेंट रे क्या नाम देंगे? इमर्जेंट रे O डेश H, इमर्जेंट रे O डेश H, इमर्ज एट इमर्जेंट एंगल E। लिख लो इसको जो लिखा है, फिर ये रब करने जा रहा हूं, जल्दी से नोट करो, समझते हुए नोट करो। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस CD, इमर्जेंट रे OH, O डैश H, इमर्ज एट इमर्जेंट एंगल E। बेटा यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। कमेंट नहीं करते, समझ में आ रहा ना चीजें? तो जो था वो हमने लिखा, अभी तक कुछ नहीं किया। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। मेन डायग्राम था, और डायग्राम में आपने क्या क्या किया वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना था, जो हम लिख चुके हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं कि सर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो मैं आता है, इसमें कुछ खास बात नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार इसको नोट करो। मुझे वो बोर्ड चाहिए उधर वाला। इसमें जो ध्यान रखना बेटा, वो क्या इंपॉर्टेंट है इस केस में। फर्स्ट चीज क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों रे होती है बेटा, ये क्या होगी? पैरेलल होगी। ये दोनों रे कैसी होनी चाहिए बेटा? पैरेलल होनी चाहिए। फर्स्ट वो तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता लग रहा है कि सर ये तो बहुत बार सुन चुके हैं, दोनों रे पैरेलल होगी, ठीक है। लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो एंगल I है वो एंगल E के इक्वल होता है इसके। सर ये कैसे होता है? ये एंगल I और एंगल E के इक्वल हो जाएगा। इसका हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बेटा? एंगल I इक्वल टू एंगल E। ध्यान रखना, एंगल I और एंगल E बोथ आर सेम, ठीक है। तो नोट करके लिखना भी और तो प्रूफ भी करवाऊंगा अभी आप लोगों से। प्रूफ मैं नहीं करूंगा, आप खुद ही करोगे।
ये बेटा नोट किया सभी ने? यस और नो? इस साइड से नोट कर लिया होगा ना? यस और नो बेटा? तो बड़े बड़े ना एक हाईलाइट करके लिख लो पहले तो क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंगल आई होता है इस केस में वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। अब इसका प्रूफ देखेंगे। तो ये कभी कभी प्रूफ पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखना प्रूफ आपको कि बहुत इजी प्रूफ है, कोई खास बात नहीं है। देखो अब इसका प्रूफ जो होता है बेटा आपको स्नेल्स लॉ से आता है, और स्नेल्स लॉ तो आपको लगाना आता ही है, पहले से लगाते रहो, करते रहो। चलो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ का याद दिलाऊं क्या थोड़ा सा? स्नेल्स लॉ अगर आपने देखा था बेटा, तो स्नेल्स लॉ ऐसा था कि हमारे पास जो फर्स्ट मीडियम था उसमें जो एंगल आई है और उसका जो सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड, तो हमने पढ़ा था सर साइन आई अपॉन साइन आर सर जो इक्वल होता है वो n21 के इक्वल होता है सर। में सेकंड वाले का पहला आएगा सर n2 अपॉन फर्स्ट वाले का आएगा सर n1। ये स्नेल्स लॉ था। यस और नो? एक बार देख लो बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर n2 अपॉन n1 होता था। ये स्नेल्स लॉ था। चलो अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं 1 बाय 1 करके। चलो स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस एबी फर्स्ट लिख रहे हैं, स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस एबी सरफेस। बेटा एबी सरफेस पे कौन लगा के बताएगा मुझे? एबी सरफेस पे जल्दी से स्नेल्स को एप्लीकेबल करो। ये सरफेस एबी है कि नहीं है? है सर। अगर इसको भूल जाओ, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो मीडियम है कि नहीं बेटा? एयर और ग्लास। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? बोलो, इसको देखते हुए बोलो बिल्कुल अच्छे से। क्या लिखूं? बोलो बेटा। साइन, अरे बोलो ना। साइन आई डिवाइड साइन आर। साइन आई बाय साइन आर। साइन आर इक्वल टू किसको होगा बेटा? यहाँ पर देखो मीडियम में दे रखा मैंने n2 n1, किसको होगा बेटा? सेकंड वाले का पहले लिखते हैं सर, तो n2 अपॉन n1। यस और नो? यस और नो बेटा? यस सर। समझ? यस यस सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को? n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया। क्रॉस मल्टीप्लाई से कुछ चेंज नहीं होता। इसके साथ इसको कर लो, इसके साथ इसको कर लो, लिख दो। यहां तक समझ में आता है बेटा? यस और नो? बोलो बेटा। ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई कि नहीं? मैं इसको याद रखने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुझे बाद में इसका यूज होगा तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसको रब करना है, तो मैं इसको अलग से यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमने क्या फाइंड कर लिया था फर्स्ट में। n1 साइन आई इक्वल टू हम फाइंड कर चुके थे n2 साइन आर, ये हम फाइंड कर चुके थे। अब चलो स्नेल्स लॉ लगाओ बेटा सेकंड सरफेस के लिए। स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस कौन से के लिए लगाएंगे बेटा? CD के लिए लगाओ जरा। अब बताओ कौन बताएगा आप में से? अब CD के लिए बताओ जरा जल्दी से, क्या लिखो? साइन, इमेज में देख के बताओ। साइन क्या लिखोगे? साइन, हेलो बेटा क्या लिखोगे? अरे बेटा स्नेल्स लॉ अगर आपको अभी तक नहीं लगाना है तो बहुत बेकार बात है। एक बार रिवीजन करो घर पर जाकर उसको। नहीं समझ में आ तो नहीं। साइन R2 I2। अब यहाँ I क्या बेटा? R2 है। यस और नो? सर साइन R अपॉन E, बिल्कुल साइन R2 नाम दे रखा बेटा इसका ना, तो R2। तो साइन R2 अपॉन साइन E। लेकिन यहाँ पर मुझे कौन बताएगा कि क्या लिखूं? ये सेकंड मीडियम है या सेकंड मीडियम में? अभी ये अब सेकंड मीडियम बेटा ये वाला है ना, सेकंड अब ये हो गया, तो ये तो कौन सा है? एयर है। और एयर का क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
बोलो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? n1/n2 दे रखा है, अरे है ना। अब बेटा सेकंड मीडियम तो ये हो गया ना, एयर सेकंड मीडियम हो गया, और एयर का तो क्या है बेटा n1 है सेकंड मीडियम। अब इस सरफेस के लिए सेकंड मीडियम क्या बन गया? एयर। तो n1/n2 आएगा, यस और नो? बोलो बेटा, बोलो। यस। अब मैं इसको आगे बढ़ाते हैं, वापस से उसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ जिस हमने पहले लिखा था, मल्टीप्लाई करके n2 sin r2 इक्वल टू n1 sin e। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। जरा नोट करो यहां तक, फिर मैं सबको एक तरफ करूंगा। ये तो नोट कर लिया होगा ना पहला वाला, यहां तक कर चुके हो? अब जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं उसका आंसर आपको सोच के देना है। मैथ का क्वेश्चन है, मेरा कुछ रोल नहीं है। R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा? कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, या फिर इक्वल होगा? R1 R2 में दोनों इक्वल होंगे या फिर बड़े छोटे होंगे? क्या रिलेशन होगा? मैथ का क्वेश्चन है तो जिसमें कुछ रोल नहीं है। R1 और R2 में क्या रिलेशन है? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, तो ये कौन से हैं ना? अल्टरनेट एंगल है, यस और नो? अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है बेटा? आप लोगों ने पढ़ा था ना, अगर Yes, ऐसा एंगल है फिर आपने ऐसे बना के पढ़ा होगा, ऐसे एंगल होते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं बेटा? ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं, मुझे बता दो। ये दोनों एंगल क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। अरे इसको तो घुमा दिया गया इधर, यस और नो? तो R1 और R2 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बेटा? R1 और R2 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर, इट वुड बी इक्वल। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ R1 इक्वल टू R2 बिकॉज अल्टरनेट एंगल। चलो, अब ये तीन चीजें आएंगे ना। अब मैं किसी एक में पुट करता हूं। देखो, एक ये रिएक्शन रही मेरा, एक रिएक्शन ये रही, है कि नहीं, है ना? ये I1 है तो यहां पर बेटा R1 लिख लेना, ये R1 है ना। पूरा पहला अपने लिखा था ना, वहां R1 कर लेना। अगर गलती से R कर रखा ना तो R1, जहां जहां R कर रखा पहले में वहां R1 कर लेना, कि इसको नाम R1 दिया था ना, तो ये R1। अब किसी एक में पुट कर रहा हूं, मतलब 3 और फर्स्ट का रोल देखना था। 3 और फर्स्ट में ध्यान देना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को मैं क्या करने जा रहा हूं? फर्स्ट और थर्ड की वजह से मैंने फर्स्ट को लिखा बेटा n1, बिल्कुल सर n1 sin i, ये लिखा sin i इक्वल टू सर n2, लेकिन sin R1 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? sin R1 को क्या लिख सकते हो? R2। R2 क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा ये वाला देखो और ये देखो, दोनों इक्वल नहीं होगी क्या? n2 sin R2, n2 sin R2। देखो जरा, ये इसके इक्वल है, ये अगर इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यस और नो? ये दोनों इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बेटा? मुझे एक बार दिखा दो, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? एक बार देखो। यस सर। है ना, ऐसा होगा ना। देखो बेटा, ये इसके इक्वल है और यही तो यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये इसके इक्वल ये है, तो फिर मैं डायरेक्ट बोल दूं या फिर 3 बार लिखूं ये इसके इक्वल फिर ये इसके इक्वल, या फिर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना? इक्वेशन 2 फ्रॉम 2 and 4, इक्वेशन 2 और 4 आप अच्छे से देखोगे तो ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे। मीन्स n1 sin e हो जाएगा बेटा इसके इक्वल n1 sin r। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, दोनों तरफ n1 कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो? n1 कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब तो दिख गया होगा आपको प्रूफ, अब तो आपको प्रूफ भी दिख गया होगा बेटा। देखो प्रूफ, n1 तो n1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बेटा sin a इक्वल टू sin r, sin a इक्वल टू sin i, राइट? sin a इक्वल टू sin i, तो मीन्स e इक्वल टू sin i। और ये तो प्रूफ करने बैठे थे हम,
हो गया प्रूफ। एक बार जो भी आपने लिखा, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा, जितना भी आपने लिखा है पूरा ही एक बार अच्छे से देख लो अपनी नोटबुक में, खुद से एक बार देख लो कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कोई स्टेप में, क्योंकि ये पता भी जाता है। इक्वल नहीं होगा ना क्या बेटा? सर साइन आई और साइन आर 1 इक्वल नहीं होगा। साइन आई कहाँ, सॉरी क्या पूछ रहे बेटा? यहाँ तक समझना क्या था? यहाँ तक आ गया था? नहीं सर वहाँ पे नहीं, वो ऊपर बटन में लिखा है वो। यस सर वही। इसके ऊपर यहाँ पर बेटा फिर से समझता हूँ। यहाँ तक बेटा समझना क्या था? यहाँ पर देखो बेटा, ये समझना क्या था? n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। अब मैंने क्या किया बेटा, ये r1 r2 इक्वल था, तो मैंने ये तो सेम लिखा n1 साइन आई, n2 भी सेम लिखा, लेकिन साइन r1 की जगह मैं r2 पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता बेटा? r2 पुट कर दिया, राइट? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो बेटा, एक इक्वेशन ये है n2 साइन r2, वो किसके इक्वल है? n2 साइन r2 n1 साइन e के इक्वल है। और यहाँ पर देखो बेटा, n2 साइन r2 किसके इक्वल है? n1 साइन i के इक्वल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, ये अगर इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो मैंने इसको ये तो लिखा बेटा, n1 साइन e इक्वल टू n1 साइन i। अब ये n1 से तो n1 कट जाएगा ना, तो बचा क्या? साइन e इक्वल टू साइन i मीन्स e इक्वल टू i। यस और नो? एक बार देख लो अच्छे से, तभी आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको एक पीडीएफ भी सेंड किया था बेटा, जिसमें आपको पुराने क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन होंगे। पीडीएफ सेंड मिला आपको? उसमें से बेटा क्वेश्चन ट्राई करते रहो, पढ़ते रहो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है तो उसके बेसिस पे देखो कि हमें क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हम एग्जाम में। जो सर पढ़ा रहे हैं उसके बेसिस पर हम एग्जाम में क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसमें से कुछ प्रैक्टिस करो, राइट? पुराने क्वेश्चन की जितने प्रैक्टिस कर सकते हो करो, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से किस तरीके से पूछा जा सकता है, वो आपको उससे नॉलेज मिलेगा। बाकी एक बार कमेंट कर दो बेटा, समझ में आया कि नहीं पूरा? एक बार अच्छे से कमेंट कर दो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटा। हाँ एक बार देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और क्या थ्योरी छपानी है या थ्योरी छाप चुके हैं? ठीक है बेटा, सर बढ़े आगे। सर बेटा पूछो। सर एक बार रिपीट कर दो ना। सर एक बार रिपीट कर दो ना प्लीज। एक बार मेरा रिपीट करना। यहाँ पर कहाँ लिखा हूँ बेटा? अच्छा ये यहाँ देखो बेटा, साइन आई, यहाँ देखो साइन आई होगा, यहाँ देखना ध्यान से ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, साइन आई अपॉन बेटा क्या होगा? साइन r1 होगा कि नहीं होगा बेटा? साइन r1 होगा कि नहीं होगा? इसलिए वो यही तो कहता है कि साइन आई अपॉन साइन r1 जो इक्वल होता है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होगा? n2 सर, n2 अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट पे लगा लिया, यस और नो बेटा? फर्स्ट पे लगाया, राइट? अब मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, n1 साइन आई और n2 साइन r1। यहां तक लिख लिया बेटा, समझ में आया? यस और नो बेटा? समझ में आया कि नहीं? अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो किससे समझ में आएगा मुझे कि आपको अभी रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, राइट? अब देखो बेटा सेकंड, अब इस सरफेस पे लगाना है, सेम प्रोसेस। क्या लगाएं सर? साइन i2 अपॉन साइन e। कहाँ गया? चला गया। यहाँ देखो बेटा, साइन i2 साइन r2 अपॉन बेटा साइन e, क्या हो गया? साइन, यस बेटा? सर आपने यहाँ ऊपर लिखा है, यहाँ पे सर लेफ्ट हैंड साइड में कहीं ये n2 sin r2 सर लेफ्ट हैंड साइड ऊपर में ये, यस सर। ये ना बेटा लेफ्ट, हाँ बेटा उसको भी लिखेंगे ना, तो पहले तो समझा दूं मैं आपको कि साइन i2 साइन r2 अपॉन साइन e इक्वल टू सेकेंड मीडियम पहले आएगा बेटा, इस बार n1 अपॉन n2 आएगा कि नहीं? इस बार सेकेंड मीडियम क्या बन गया? एयर बन गया। यहीं पर ध्यान देना, इंपोर्टेंट बात यहीं पर है। साइन i2 अपॉन e इक्वल टू n1 अपॉन n2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n2 r2 है ना, मतलब साइन r2, n2 साइन r2 इक्वल टू n1 साइन r1, मतलब यहाँ पहुंच गया मैं।
अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक ये इक्वेशन मेरे पास है, दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये है। अब मुझे पता है कि R1 और R2 तो इक्वल ही होते हैं, R1 R2 इक्वल होते हैं नो डाउट, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। यहाँ तक पहुंच गया। अब मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों को मुझे सेम करना था, तो मैंने इस R1 की जगह क्या पुट कर दिया बेटा, R2 कर सकता हूँ कि नहीं? R1 की जगह R2 पुट कर सकता हूँ बेटा, यस और नो? यस सर। तो अब देखो बेटा मैंने क्या किया, R1 sin I इक्वल टू N2 sin R1, sin R1 की जगह R2 पुट कर दिया। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, राइट? अब सुनो, अब मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, एक ये वाली है एक ये वाली है। इसमें देखो बेटा दोनों इक्वेशन सेम ही तो है, दो बार लिखी हुई है बस, है तो इसका मीनिंग सेम ना। देखो अब यहां तक समझ में आता है ना। अब यहां तक देखो बेटा, इसके आगे देखो। अच्छा ये क्या लिखा हुआ बेटा, N2 sin R2, ये किसके इक्वल है, N1 sin EK, और यही sin R2 देखो N2 sin R2 किसके इक्वल है, ये इक्वल है सर N1 sin EK, यस और नो बेटा, sin I के, यस और नो? अरे बेटा N2 sin R2 इक्वल टू होगा N1 sin E, N2 sin R2 N1 sin E, और यही N2 sin R2 किसके भी इक्वल है, N1 sin R के, तो N1 sin I। अब यहाँ से तो N1 N से कितना बचा, sin E इक्वल टू sin I मीन्स इक्वल टू I, यस और नो? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। चलो अब कुछ थ्योरी लिखवा रहा हूँ लेटरल शिफ्ट की, लेटरल डिफ्लेक्शन। When a ray of light is reflected from two parallel surface, reflecting surface। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। इसमें दो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने थे, समझ में आ गया ना क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं? क्योंकि बेटा अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं तो पसीने निकाल देता स्टूडेंट्स के क्वेश्चन लगाने में, क्योंकि मैं कैसे क्वेश्चन देता, इसमें बेटा क्या देता आपको, कोई सा भी एक एंगल दे देता, ये एंगल देता, ये देता, आपसे पूछता ये कितना होगा, आपसे पूछता ये कितना होगा, समझ रहे हो? ये एंगल दे रखा और ये दे दिया कि N1 N2 ये है, तो ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे? स्नेल जो लगा करके, ये एंगल हमें पता है अपॉन ये साइन R, और ये दोनों पता है, तो हमें पता है ना साइन स्क्वायर स्लोप, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो मुझे पता है कि ये वाला एंगल कितना होता है, सेम होता है। तो अगर बच्चों को नॉलेज ही नहीं है कि R1 R2 सेम होता है तो वो नहीं पता कर पाएगा R2 कितना है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? सिर्फ ये एंगल दूंगा और ये दोनों दे दूंगा और ये पूछ लिया R2, तो क्या होगा? उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, R1। नहीं समझ में आया क्या रामायण नहीं? अरे बेटा अगर मैं आपसे ये पूछता कि ये सपोज करो बेटा 30 है और ये नहीं पता कितना है और ये भी नहीं पता कितना है और ये भी नहीं पता कितना है, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर मैंने N1 N2 कुछ दे दिया आपको, जैसे 1.33 दे दिया और N2 दे दिया 1.5, ठीक है? ये 1.5 हो गया और ये 1.3 हो गया, और मैंने पूछ लिया बेटा R1 फाइंड करो, R2 फाइंड करो या फिर E फाइंड करो, कुछ भी पूछ लिया। कैसे करोगे? यहाँ पर स्नेल लॉ लगाओगे, sin 30 डिवाइडेड बाई sin R1, sin 30 डिवाइडेड बाई sin R1 इक्वल टू N2 1.5 डिवाइडेड बाई 1.33 लगाओगे कि नहीं? यहाँ से तो वैल्यू निकल जाएगी ना, कल भी तो ऐसे क्वेश्चन किए थे मैंने, ऐसे क्वेश्चन करवाए थे कल। R1 निकल जाएगा और अब आपको पता है कि सर R1 निकल गया तो R1 R2 इक्वल होता है सर, और सर ये E तो सर बिना कैलकुलेट किए हम लिख सकते हैं सर, E का मीनिंग 30 है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। नॉलेज रट्टाफिकेशन अलग चीज है और पूरा याद दोनों अलग चीज है, तो समझ में आए किस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है, कुछ भी दे सकता है। कर लोगे कि नहीं एक बार बोल दो बेटा, यस और नो? कर सकते हो बेटा प्रैक्टिस करके, यस और नो? कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, ठीक है? चलो अब इसको नेक्स्ट हेडिंग डालो इसी के नीचे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग डालो लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा लेटरल शिफ्ट या फिर इसी को बोल देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल
डिस्प्लेसमेंट अब तो गला बैठ गया पूरा। हो जाएगा व्हेन रे ऑफ लाइट, व्हेन a ray of light, a ray of light refracted from two parallel reflecting surfaces, right? Two parallel reflecting लिख दिया क्या बेटा? रिफ्लेक्टेड, हाँ बेटा नीचे रिफ्लेक्टेड, हाँ रिफ्लेक्टेड, राइट? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है ना। इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, कैसे लिखें इसको? रिफ्लेक्शन, द इमर्जेंट रे इज डिस्प्लेस फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। द इमर्जेंट रे is dispelled from incident ray। क्या मीनिंग हुआ? एक बात तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखो बेटा, इसका मतलब रेक्टेंगुलर देना का मतलब ये है कि दो पैरेलल सरफेस है। ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर का मतलब ये नहीं है कि ग्लास ले भी लेना है, नहीं। रेक्टेंगुलर का मीनिंग ये है बेटा कि अभी जो हम रिफ्लेक्टेड पढ़ रहे हैं वो ऐसी सरफेस के साथ में पढ़ रहे हैं जो दोनों सरफेस क्या है? पैरेलल सरफेस है। अब इसके बीच में आप चाहते हो ग्लास रखो, इसके बीच में आप वाटर भरो, जो आपकी मर्जी पड़े भर दो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो फर्स्ट सरफेस ए बी सरफेस, सेकंड सरफेस से बी, बोथ आर दी पैरेलल इच अदर। ये मेन थिंग है इसकी, राइट? ओके, तो फिर हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई लाइट होती है और जब पैरेलल सरफेस से पास होती है तो जो लास्ट वाली लाइट होती है इमर्जेंट रे, वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसका, राइट? तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टू पैरेलल सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, द इमर्जेंट रे इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इंसिडेंट रे, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का नाम लिखना O-L इज नोन एज दिस डिस्प्लेसमेंट, या फिर दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट कर लो बेटा, अच्छा लगेगा। दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्या नाम पड़ा था? लेटरल शिफ्ट। लिख सकते हो कि नहीं बेटा? ठीक है, यस। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। अगर ये एंगल देगा तो ऑटोमेटिक पता होना चाहिए ये एंगल सेम है। अगर ये एंगल देकर ये पूछ रहा है तो इसका बराबर ही आएगा, है कि नहीं? और आपसे पूछ लिया बेटा ये एंगल, तो ये एंगल पूछेगा तो इसको N1 और N2 देने पड़ेंगे। अगर N1 N2 दे देगा और कोई सा भी एक एंगल दे देगा इनमें से, तो हम साइन स्नेल्स रूल लगा करके वो एंगल फाइंड कर लेंगे। अगर एक एंगल दे रखा है और ये मान लो ये एंगल फाइंड कर लिया, तो मुझे पता है कि ये तो इसके इक्वल होता है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसलिए क्या पूछेगा पूछ करके, यहां तक नोट करो क्या पूछ सकता हो। 2-3 लाइन और लिखा देता हूं मैं, जो आपको सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है, ज्यादा सोचना नहीं है। 3 लाइन में से लिखवा रहा हूँ, पॉइंट है जो आपको डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन कोर्स में बेटा कभी कभी पूछता है। ऐसा आप इसको पढ़ोगे 12th में इसको डिटेल में, लेकिन हम इसको भी यहाँ डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ लिखवा रहा हूँ तो ध्यान रख लेना, याद कर लेना किस किस पे डिपेंड करता है बेटा ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बाकी तो आप इसको बारे में 12th में पढ़ोगे। तो नेक्स्ट लिख लो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन, और सीधे से 3 पॉइंट याद रख लेना। लेटरल शिफ्ट डिपेंड अपॉन, किन किन पॉइंट पे डिपेंड करता है, कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा भी गया है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
टू पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट चीज कि ये जो इन दोनों के पैरेलल सरफेस है बेटा, वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये शिप पे ना ऑयल की बात कर रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये कितने पर रखा हुआ है। दूसरा पूछ जाएगा बेटा आपसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी पूछ सकता है, ज्यादा तो नहीं है, चांस कम ही होते हैं, लेकिन पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। Your screen is blurred. 1 minute। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये पॉइंट नोट कर लो। वापस से घर जा करके एक बार इसको बुक से पढ़ लेना, क्योंकि हमारा काफी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है। और एक बार बुक से बेटा पूरा पढ़ के देखना, उसमें क्या क्या गिवन है, क्या नहीं है, क्या आपको समझ में आता है बुक से, कोई सी ऐसी लाइन तो नहीं जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, और क्या इसका डेरिवेशन आपको इजी है। इसका डेरिवेशन एक बार इसका डेरिवेशन करके बिना देखे करके देखना। एक बार यहाँ स्लेश लो लगा देना, एक बार यहाँ लगा देना, R1 R2 याद रख लेना, ऑटोमेटिक डेरिवेशन फ्लो में आ जाएगा। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर स्लेश लो लगाना है, यहाँ पर लगाना है, और R1 R2 इक्वल होता है। उसके बाद तो आप ऑटोमेटिक बेटा फ्लो में आ जाओगे, ऑटोमेटिक आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार डेरिवेशन करके देखना इसका खुद से, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन आपको सेंड की है उसमें से देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, तो वो भी सर्च करके देखना उसमें कि कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से है, राइट। तो आपको पता लगेगा क्या क्या पूछते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा लेंस। मेरे ख्याल से लेंस आ गया ना, बिल्कुल। अब लेंस की बात करेंगे। तो बेटा यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। यस बेटा। सर ये एग्जाम में सीक्यू आने वाला है, डेरिवेशन थोड़ी आएगा। हाँ, वो डेरिवेशन नहीं आएगा, वेरी गुड, डेरिवेशन नहीं आएगा। लेकिन अभी तक हमें नहीं पता ना कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर जाएगा। क्या आपके पास टॉपिक आ गए कि कौन से एग्जाम में कौन सा चैप्टर रहने वाला है? नहीं ना। जब तक गवर्नमेंट नहीं बता देती बेटा कि पहला चैप्टर जो 10 वाला है वो कौन से पार्ट में आएगा। 2 पार्ट होंगे बेटा, एक ऑब्जेक्टिव होगा तो एक पेपर सब्जेक्टिव भी होगा, लेकिन आप नहीं बोल सकते ना अभी तक कि ये कौन से में जाएगा। हो सकता है बेटा ये मार्क्स वाले में चला जाए। अभी हम एक गेस करके पढ़ रहे हैं, अनुमान लगा के पढ़ रहे हैं कि ये चैप्टर किस में आएगा, फर्स्ट वाले में, जो कि आना ही चाहिए, और 90% श्योरिटी कि उसमें आएगा। लेकिन अगर सेकंड में चला गया तो वहां तो डेरिवेशन आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट। तो अभी अपने पास टाइम है तो प्रिपेयर करो ना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बेटा एमसीक्यू आएंगे तो बड़ा इजी पेपर होगा, ये बहुत गलत फहमी मत रखना कभी भी। एमसीक्यू आने का मतलब कभी ये नहीं होगा कि आपके पास न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। जिस तरीके से मैं घुमा घुमा कर वहां पे पूछ जाएगा, तो एमसीक्यू का मतलब ये नहीं है कि वो न्यूमेरिकल, खूब सारे न्यूमेरिकल भर भर के पूछ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल आएंगे, पेपर टफ ही बनेगा। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू बनेगा टिक करके पास जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर सर आप कैसे कह सकते हो कि टफ होगा, वो तो बोर्ड निकालेगी ना पेपर। हाँ बेटा, लेकिन बोर्ड ऐसा तो नहीं निकालेगी ना। बोर्ड का पर्पज ये नहीं है कि बेटा कि आपको इजी पेपर दे, बोर्ड का पर्पज है कि उनको कॉपी चेक नहीं करनी पड़े ड्यू टू कोरोना इशू, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए कि कॉपी भी चेक नहीं करें और बच्चे आंसर दे पाए, उसका हम चेक कर पाएंगे बच्चों को कितना आता है। तो हम क्या करते हैं फिर ऑब्जेक्टिव, जैसे अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो कैसे होते हैं, आपका मेंस, अभी आप मेंस दोगे, कभी आईआईटी के लिए प्रिपेयर करोगे, कैसे होते हैं ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है ना कि आईआईटी का पेपर इजी हो गया, ऑब्जेक्टिव है लेकिन इजी नहीं है ना। इजी लेके मत पढ़ना कि सर बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाले, एक बार रीड करने के हो जाएगा, नहीं, पूरा अच्छे से पढ़ना है टॉपिक, ये कहना चाह रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का मतलब कभी माइंड में ये मत रखा करो कि इजी होता है, नहीं तो फिर सबसे जो हमारे इंडिया का जो एग्जाम आना जाता है आईआईटी का एग्जाम, वो भी कैसा होता है, होता तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सबसे टफ एग्जाम होता है ना आईआईटी एडवांस का, जेईई एडवांस जो हम बोलते हैं। फिर तो ऑब्जेक्टिव का मीनिंग कभी ये मत समझना बेटा कि इजी होता है, कहीं से भी घुमा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मत सोचना कि सर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, सब आएगा। हाँ, हो सकता है डेरिवेशन ना आए,
उसमें डेरिवेशन के चांसेस नहीं होंगे। पर वो ऐसे पूछेगा ना फिर आपसे कि ये एंगल इतना है तो ये एंगल क्या है, पूछ क्या उससे पता होगा तभी तो बता पाओगे कि इसमें स्लेश लो लगेगा, इसमें स्लेश लो लगाएगा और ये दोनों इक्वल होगा तो ये निकालना पड़ेगा, फिर ये आएगा। उसने इनडायरेक्टली आपसे डेरिवेशन करवा लिया, आपको पता ही नहीं चला कि हमने डेरिवेशन कब कर दिया। ठीक है, ओके बाय एवरीवन। चलो ठीक है बेटा, पढ़ना ध्यान से, इसको एक बार वापस से बुक से पढ़ लेना, इसका डेरिवेशन कर लेना। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो बाय एवरीवन। पढ़ के आना बेटा इसको किसी